आज हम एक एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में लगभग हर किसी ने सुना होगा और जिसने सच कहूं तो पैसों को लेकर मेरी भी सोच को कई बार हिलाया है। रिच डैड पुअर डैड। हमारे पास इस किताब की हिंदी ऑडियो बुक का एक अच्छा खासा हिस्सा है और इसकी जो सबसे कमाल की बात है ना, वो इसकी शुरुआत ही है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनकी परवरिश दो पिताओं ने की। एक, उनके अपने पिता जो पीएचडी थे, बहुत पढ़े लिखे लेकिन सारी जिंदगी पैसों की तंगी से जूझते रहे। और दूसरे दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, जो मुश्किल से 8वीं पास थे पर हवाई के सबसे अमीर इंसानों में से एक बन गए। और यहीं से मतलब पूरी किताब का सार निकलता है। ये जो विरोधाभास है, दो पिता, मतलब सलाह भी बिल्कुल अलग अलग। एक पिता कहते थे पैसे से प्यार करना ही सारी बुराइयों की जड़ है, तो दूसरे कहते थे पैसे की कमी होना सारी बुराइयों की जड़ है। एक का मंत्र था खूब पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके, और दूसरे का खूब पढ़ो ताकि तुम किसी अच्छी कंपनी को खरीद सको। आज हम इसी फर्क की तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि पैसे को लेकर अमीर और बाकी लोगों की सोच में जमीन आसमान का अंतर क्यों होता है। वाह, ये अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते वाली लाइन तो ये सुनने में ही एक पहेली जैसी लगती है। मेरे जैसे इंसान के लिए तो ये सोचना भी मुश्किल है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग तो सुबह उठते इसलिए हैं कि काम पर जाना है, पैसे कमाने हैं। किताब में इसे चूहा दौड़ या रैट रेस कहा गया है। चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं। बिल्कुल। और ये चूहा दौड़ का कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये किसी बाहरी मजबूरी से ज्यादा हमारी दो अंदरूनी भावनाओं पर चलता है, डर और लालच। इसे ऐसे समझिए, पहला है डर, बिल चुकाने का डर, किराया देने का डर, बच्चों की फीस भरने का डर। ये डर हमें रोज सुबह बिस्तर से निकालकर काम पर भेजता है। हम मेहनत करते हैं और महीने के आखिर में हमें तनख्वाह मिलती है। और जैसे ही वो तनख्वाह हाथ में आती है, दूसरी भावना जाग जाती है। लालच। हाँ, लालच या इच्छा। हम सोचने लगते हैं कि इस पैसे से क्या क्या खरीदा जा सकता है, नया फोन, अच्छी घड़ी, और हम खर्च कर देते हैं। नतीजा, महीना खत्म होते होते हम फिर वहीं पहुंच जाते हैं, अगली तनख्वाह का इंतजार करते हुए। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे महीने के आखिरी हफ्ते में सोचना कि अरे सारी तनख्वाह कहाँ चली गई। हाँ, और यही वो पहेलिया है जिसमें हम सब भाग रहे हैं बिना ये सोचे कि हम जा कहाँ रहे हैं। किताब में लेखक ने अपने बचपन का एक शानदार किस्सा सुनाया है। सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्होंने अपने अमीर डैडी से अमीर बनने का राज पूछा, तो अमीर डैडी ने उन्हें और उनके दोस्त माइक को अपने एक स्टोर में काम पे रख लिया। और तनख्वाह क्या थी? सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा, जो उस जमाने में भी मतलब कुछ भी नहीं था। कुछ हफ्तों तक तो उन्होंने काम किया, लेकिन फिर उनका सब्र जवाब दे गया। उन्होंने जाकर शिकायत की कि ये तो मजदूरी है, आप हमारा शोषण कर रहे हैं। मुझे लगा था कि अमीर डैडी शायद शायद उनकी तनख्वाह बढ़ा देंगे, लेकिन उन्होंने जो किया वो हैरान करने वाला था। उन्होंने तनख्वाह बढ़ाने की जगह उसे बिल्कुल खत्म कर दिया। उन्होंने कहा आज से तुम लोग मुफ्त में काम करोगे। उनका मकसद बच्चों को परेशान करना नहीं था, बल्कि उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाना था। वो चाहते थे कि ये बच्चे अपनी तनख्वाह के बारे में सोचना बंद करें और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पैसे बनाने के मौके देखना शुरू करें। वो उन्हें सिखा रहे थे कि तनख्वाह पर निर्भर रहना एक जाल है। नौकरी एक लंबी अवधि की समस्या का एक छोटा सा अस्थायी समाधान है। जब आप सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करते हैं तो आपका दिमाग एक तरह से बंद हो जाता है, आप नए मौके नहीं देख पाते। लेकिन एक मिनट, भारत जैसी जगह पर जहां एक अच्छी स्थिर नौकरी को सामाजिक सुरक्षा का सबसे बड़ा जरिया माना जाता है, हमारे माँ बाप हमें यही तो सिखाते हैं कि अच्छी नौकरी पकड़ लो तो जिंदगी सेट है। वहां कियोसाकी की ये सलाह कि नौकरी एक अस्थायी समाधान है, ये बहुत जोखिम भरी लग सकती है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और यही समझना सबसे जरूरी है। किताब का मकसद ये नहीं है कि हर कोई कल जाकर अपनी नौकरी छोड़ दे, नहीं। इसका असली संदेश है मानसिकता में बदलाव लाना। आप नौकरी करते रहिए, लेकिन साथ साथ अपनी सोच को एक कर्मचारी से बदलकर एक निवेशक की तरह बनाइए। अपनी कमाई का एक हिस्सा ऐसी चीजों में लगाइए जो आपके लिए पैसा कमाए, ताकि आप धीरे धीरे सिर्फ अपनी तनख्वाह पर निर्भर ना रहें। ठीक है, तो अगर अमीर लोग पैसे या तनख्वाह के लिए काम नहीं करते, तो फिर वो करते क्या है? अगर चूहा दौड़ से बाहर निकलना है, तो सवाल उठता है कि अमीर लोग ऐसा क्या अलग करते हैं। यहीं पर किताब का दूसरा और शायद सबसे जरूरी सबक सामने आता है। बिल्कुल, वो संपत्ति एसेट्स बनाते हैं। और यहीं पर किताब एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात कहती है।
संपत्ति और दायित्व मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क। ज्यादातर लोग इस फर्क को जानते ही नहीं या गलत जानते हैं। हाँ, स्कूलों में तो ये कभी सिखाया ही नहीं गया। तो क्या है ये फर्क? परिभाषा बहुत ही सीधी है। संपत्ति को एक ऐसे आम के पेड़ की तरह सोचिए जिसे आपने एक बार लगा दिया और वो हर साल आपको फल देता रहता है, मतलब पैसा। यानी संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। वहीं दायित्व एक एक महंगी कार या घर की तरह है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उसकी देखभाल करने में आपकी जेब से लगातार पैसा निकलता रहता है। मतलब दायित्व वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अमीर लोग अपनी पूरी जिंदगी संपत्ति रूपी पेड़ लगाने में बिताते हैं, जबकि बाकी लोग अनजाने में दायित्व खरीदते रहते हैं, ये सोचकर कि वो संपत्ति खरीद रहे हैं। और यहीं पर किताब का सबसे विवादास्पद, सबसे चौंकाने वाला विचार आता है कि आपका घर आपकी संपत्ति नहीं है। ये सुनकर तो कई लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। भारत में तो घर खरीदना जिंदगी का सबसे बड़ा वित्तीय लक्ष्य माना जाता है। लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा देते हैं एक घर बनाने में। और ये बात 100% सच है। कियोसाकी का नजरिया पूरी तरह से कैश फ्लो यानी नकदी के आने जाने पर टिका है। वो ये नहीं कह रहे कि घर खरीदना गलत है, वो कह रहे हैं कि जिस घर में आप खुद रहते हैं उसे वित्तीय नजरिए से संपत्ति मत समझिए, क्योंकि वो आपकी जेब में पैसा डाल नहीं रहा बल्कि निकाल रहा है। कैसे? होम लोन की किस्त, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस का खर्च, रिपेयर का खर्च। हाँ, ये सब मिलकर आपकी जेब से हर महीने पैसा बाहर ले जाते हैं। इसलिए कैश फ्लो के हिसाब से ये एक दायित्व है। तो इसका मतलब अमीर लोग घर नहीं खरीदते? खरीदते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग होता है। एक आम आदमी पहले अपनी नौकरी की कमाई से घर जैसा बड़ा दायित्व खरीदता है, जबकि अमीर आदमी पहले संपत्ति बनाता है, जैसे किराए पर देने के लिए प्रॉपर्टी, स्टॉक, बॉन्ड्स या कोई बिजनेस। जब इन संपत्तियों से आने वाला पैसा मतलब कैश फ्लो इतना हो जाता है कि वो उनके सारे खर्चे उठा सकें, तब वो उस पैसे से अपने लिए घर या कार जैसी चीजें खरीदते हैं। फर्क तरीके का है। संपत्ति उनके लिए खर्च करती है, वो खुद अपनी मेहनत की कमाई से खर्च नहीं करते हैं। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। मतलब खेल का क्रम ही उल्टा है। पहले कमाई का इंजन बनाओ, फिर उस इंजन की कमाई से अपनी जिंदगी चलाओ। लेकिन मुझे एक बात और खटक रही है। ऐसा लगता है कि यह पूरा खेल अमीरों के पक्ष में झुका हुआ है। किताब में एक और दावा है कि अमीर लोग कम टैक्स देते हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये तो सरासर नाइंसाफी लगती है। आपका सवाल बिल्कुल सही है और कई लोगों को ये बात सुनकर गुस्सा भी आता है। किताब का नजरिया ये नहीं है कि ये नैतिक रूप से सही है या गलत है। वो बस ये बता रही है कि वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है खेल के नियमों को जानना। किताब के मुताबिक अमेरिका और इंग्लैंड में इनकम टैक्स की शुरुआत अमीरों पर टैक्स लगाने के लिए ही हुई थी। ये एक रॉबिनहुड वाला आइडिया था। अमीरों से लो और गरीबों में बांटो। बिल्कुल, लोगों ने इसका खूब समर्थन किया। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ हुई सरकार के पैसे के भूख में। वो भूख बढ़ती गई और जल्द ही टैक्स का दायरा बढ़ाकर मध्यम वर्ग और गरीबों को भी उसमें शामिल कर लिया गया। लेकिन अमीर लोगों ने इस सिस्टम से बचने का एक कानूनी तरीका खोज लिया, और वो तरीका था कॉरपोरेशन की शक्ति का इस्तेमाल। कॉरपोरेशन, ये तो बहुत भारी भरकम शब्द लगता है। आम आदमी इसका मतलब कैसे समझे? इसे एक बहुत आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप दो तरह से कमा सकते हैं, एक सलीम की तरह और एक सलीम की दुकान की तरह। सलीम एक कर्मचारी है, वो जो भी कमाएगा सरकार कहेगी पहले अपनी कमाई पर टैक्स दो। टैक्स चुकाने के बाद जो पैसा बचेगा सलीम उसे खर्च कर सकता है। ठीक है। अब सलीम की दुकान को देखिए, जो एक कंपनी है, कॉर्पोरेशन है। सरकार कंपनी से कहती है तुम पहले अपनी कमाई में से अपने सारे जरूरी खर्चे निकाल लो, जैसे दुकान का किराया, बिजली का बिल, कर्मचारियों का वेतन, यात्रा का खर्च वगैरह। इन सब खर्चों के बाद जो मुनाफा बचेगा सिर्फ उस पर टैक्स दो। अरे वाह! मतलब क्रम फिर से उल्टा है। कर्मचारी पहले टैक्स देता है, फिर खर्च करता है, जबकि कंपनी पहले खर्च करती है और फिर बचे हुए पर टैक्स देती है। ये तो बहुत बड़ा फायदा है। यही सबसे बड़ा कानूनी फायदा है। अमीर लोग अपनी कमाई एक व्यक्ति के तौर पर नहीं बल्कि एक कॉरपोरेशन के जरिए दिखाते हैं। ये कोई गैर कानूनी तरीका नहीं है, बल्कि ये उन नियमों का इस्तेमाल है जो सरकार ने ही व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए बनाया है। समस्या ये है कि ये नियम स्कूलों और कॉलेजों में नहीं पढ़ाए जाते। ये वित्तीय साक्षरता का हिस्सा है जिसे अमीर लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते हैं और बाकी लोग इससे अनजान रह जाते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी बातें मेरे दिमाग में बैठ रही हैं, वो ये है। पहली, हम जो चूहा दौड़ में फंसे हैं, उसकी वजह पैसा नहीं, बल्कि डर और लालच जैसी हमारी अपनी भावनाएं हैं।
अगर हम इन भावनाओं को समझकर फैसले लेना सीख जाएं, तो इस दौर से बाहर निकल सकते हैं। सही बात है। दूसरी बड़ी बात है संपत्ति और दायित्व के बीच के फर्क को अपनी रग रग में उतार लेना। सिर्फ उन चीजों पर ध्यान लगाना जो हमारी जेब में पैसा डालें, न कि उन चीजों पर जो पैसा निकालें। ये एक छोटा सा बदलाव हमारी पूरी वित्तीय जिंदगी को बदल सकता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, जो इन सब की जड़ है, वित्तीय शिक्षा। असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि पैसे की समझ है। ये जानना कि पैसा काम कैसे करता है, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। बिल्कुल। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात छोड़ जाते हैं। किताब का तर्क है कि पैसा सिर्फ एक विचार है। कागज के नोट की अपने आप में कोई कीमत नहीं है। उसकी कीमत इसलिए है क्योंकि हम सब मानते हैं कि उसकी कीमत है। अगर ये सच है और पैसा वाकई सिर्फ एक विचार है, तो अपनी वित्तीय हकीकत को बदलने के लिए हमें सबसे पहला कौन सा विचार बदलना होगा?